नमस्कार साथियों। तो कल अपन ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हुए नेपोलियन के उदय के बारे में चर्चा की थी, यानी नेपोलियन का राइज फ्रांस में किस प्रकार से हुआ था। आज अपन बात करेंगे नेपोलियन के सुधार के बारे में। तो जो नेपोलियन के सुधार हैं वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है विश्व इतिहास में, क्योंकि जो सुधार किए गए नेपोलियन के द्वारा उसको कई सारे देशों के द्वारा उनका अनुकरण किया गया, उनको अपनाया गया। तो विश्व इतिहास पे एक अमिट छाप छोड़ी है नेपोलियन के सुधारों में। तो अपन इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। देखो, जब अपन सुधार के बारे में बात करेंगे, नेपोलियन के सुधार क्या क्या थे, तो उसमें सबसे पहली बात आएगी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक सुधार किस प्रकार के थे। देखो, जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आइडियल्स ऑफ रेवोल्यूशन, जो क्रांति के विचार थे, जैसे समानता, जो क्रांति के फलस्वरूप जो विचार अस्तित्व में लाए गए फ्रांस में, उनमें से क्या है? समानता, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, सेकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता, मेरिट बेस्ड, यानी मेरिट के आधार पे ऑफिस को देना, मेरिट के आधार पे अपॉइंटमेंट करना, चयन करना। इसके बारे टॉलरेशन, टॉलरेशन का मतलब यह है कि सभी धर्मों को पनपने का समान अवसर देना। टॉलरेशन, आप किसी भी धर्म की बुराई नहीं करोगे तो सभी धर्म एक साथ मिलकर रहेंगे, उसको टॉलरेशन कहा जाता है। और इसके बारे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यानी कि उदारवादिता, समानता और भाईचारा। ये सारे के सारे विचार फ्रांसीसी क्रांति से निकल के आए थे। इसमें भी सवाल आ सकता है कि फ्रांस की क्रांति में किस किस प्रकार के विचार आए थे, तो उनमें इन्हीं चीज़ों के बारे में देखना पड़ेगा। तो इन सब विचारों को उसने आगे बढ़ाया, नेपोलियन ने इन सब विचारों को आगे बढ़ाया। इसके बारे में अपन आगे चलते हैं। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसके सुधार में आता है कि उसने प्रशासन का केंद्रीकरण किया, यानी केंद्रीकृत प्रशासनिक प्रणाली की व्यवस्था की। तो उसमें जो उसने किसकी स्थापना की? ऑडिटियोर, ऑडिटियोर एक फ्रेंच वर्ड है, ऑडिटियोर। जैसे ऑडिट डिपार्टमेंट होता है इंडिया में, तो उसी प्रकार से ऑडिटियोर एक फ्रेंच वर्ड है जो एक नई सिविल सर्विसेज की स्थापना की, यानी नई नौकरशाही की स्थापना की नेपोलियन ने, जिसका नाम था ऑडिटियोर। फिर उसने अपॉइंट किया कि ने प्रीफेक्ट, ये पद का नाम है, ये इसी लैंग्वेज में रहेगा, उसको अपन हिंदी में भी ऐसे लिखना पड़ेगा, प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो उसने जिला स्तर पे प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट की पोस्ट क्रिएट की, और इन अधिकारियों का काम था रिपोर्ट करना सेंटर को, यानी जो भी गतिविधियां जिले में हो रही है उसकी रिपोर्ट सीधा सेंटर को करना। तो एक विशेष काडर बनाया गया अफसरों का, प्रीफेक्ट और सब प्रीफेक्ट का जिला स्तरीय अधिकारियों का गठन किया गया। फिर इसके बाद है प्लेबिसाइड फॉर अर्ली एडवांसेस इन पावर कैप्चर, यानी जब नेपोलियन का उदय हो रहा था और नेपोलियन को अपने साम्राज्य को कंसोलिडेट करना था, तो उसने किसका सहारा लिया था? यानी अपनी शक्ति को संगठित करने के लिए, अपना जो साम्राज्य है उसका विस्तार करने के लिए नेपोलियन ने शुरू में सहारा लिया था प्लेबिसाइड का। यानी बार बार नेपोलियन प्लेबिसाइड कराता रहे, जनमत संग्रह कराता रहा। क्या लोग चाहते हैं कि मैं इस एरिया पे कब्जा करूं? लोगों का जनमत संग्रह में हाँ कर देंगे अधिकांश लोग, वोट के माध्यम से, प्लेबिसाइड, जनमत संग्रह के माध्यम से नेपोलियन उस एरिया पे अपना अधिकार कर लेगा। क्या मुझे राजा बनना चाहिए? इसके लिए उसने प्लेबिसाइड कराया, तो लोगों ने कहा उसको राजा बनना चाहिए मत देके। उसके बाद वो राजा बन गया। तो उसने प्लेबिसाइड का इस्तेमाल किया अपने राइज के लिए। तो एक ये नया एक्सपेरिमेंट था कि जो राजा है उसको भी प्लेबिसाइड करना चाहिए, जनता के कम से कम सुननी तो चाहिए कि जनता क्या कह रही है, हाँ कह रही है, ना कह रही है। फिर इसके बाद नेगेटिव क्या है जो उसने प्रशासनिक सुधार किए हैं? इसमें है सबसे पहला पॉलिटिकल लिबर्टी, यानी जो राजनैतिक स्वतंत्रता मिल रही थी, क्योंकि नेपोलियन एक तानाशाह था, तो उसने राजनैतिक स्वतंत्रता को पनपने नहीं दिया फ्रांस में। तो लोगों की राजनीतिक स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई, क्योंकि एक तानाशाह था वो। सीक्रेट पुलिस का उसने निर्माण किया, सीक्रेट पुलिस, जो पुलिस है जो अनेक प्रकार की सूचनाएं नेपोलियन तक पहुंचाया करती थी, केंद्र सरकार तक पहुंचाया करती थी। क्रैक डाउन ऑन अपोजिशन, जो विपक्षी लोग थे उनके ऊपर अत्याचार किए इसने, उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। फिर इसके बाद है स्पेनिश एक्सपेरिमेंट फेल्ड, इलेक्टेड बॉडी की पावर कम कर दी। कहने का मतलब यह है कि जो चयनित संस्था थी, जहाँ पे लोग चयन होकर सरकार चलाने के लिए जाया करते रहे, उस संस्था की शक्तियाँ इसने सीमित कर दी नेपोलियन ने। फिर इसके बारे कंटिन्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन
इंटरप्शन ऑफ आइडियाज ऑफ रेवोल्यूशन। तो अनेक प्रकार से उसने, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो क्रांति है उसके विचारों को उसने आगे भी बढ़ाया और उसमें ब्रेक भी लगाया। अब ब्रेक कैसे लगाया, अपन ने बात की कि लोगों के पास राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं रही, काफ़ी अधिक एक्सेसिव गवर्नमेंट होने लग गई, एक्सेस में सरकारी नियम बनाए जाने लग गए, तो इस कारण लोग भी परेशान हो गए। फिर इसके बाद अपन बात करते हैं आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने आर्थिक सुधार किस प्रकार से किया? सबसे पहले उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की 1813 में। ठीक है, ये भी एक सुधार के अंदर आएगा। जो आर्थिक जो परिस्थितियां थी उसमें सुधार हेतु उसने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना की। फिर मुक्त व्यापार की नीति को प्रोत्साहित किया। मुक्त व्यापार मतलब सबको अधिकार होना चाहिए, सभी व्यापारिक संस्थाओं को बराबर का अधिकार होना चाहिए व्यापार करने का, मुक्त व्यापार की नीति। फिर प्रोफेशनल फ्रीडम दी नेपोलियन ने। प्रोफेशनल फ्रीडम का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति अपने पसंद का काम धंधा शुरू कर सकता रहा, उसको किसी से भी कोई अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी। जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले, जैसे मैंने डिस्कस किया था, बताया था, गिल्ड सिस्टम था, गिल्ड सिस्टम। तो गिल्ड क्या थी? बहुत ही ताकतवर आर्थिक संस्थान था। तो जितनी भी गतिविधियां फ्रांस में होती रही, आर्थिक गतिविधियां, उन सब पे गिल्ड का सीधा नियंत्रण था। यानी कोई भी काम धंधा शुरू करना होता रहा आर्थिक क्षेत्र में तो पहले गिल्ड की अनुमति लेनी पड़ती थी। लेकिन गिल्ड सिस्टम फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद खत्म हो गया था और नेपोलियन ने प्रोफेशनल फ्रीडम दे दी थी। अब कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भी काम धंधा शुरू कर सकता था। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, फिर इसका अगला सुधार किया। ये तो वो आज के समय भी अपनाते हैं प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, इसकी भारत में भी मांग उठती रहती है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि विकासशील कर प्रणाली। इसमें क्या होता है कि जो अमीर लोग हैं, ऐसा कहा जाता है कि जो अमीर लोग हैं उस पर अधिक कर लगाओ, ताकि जनता के ऊपर करों का, आम जनता, गरीब लोगों के ऊपर करों का कम भार मिले। जो सरकार की आय है वो अमीरों पर कर लगाने से ही पूरी हो जाए काफ़ी हद तक। तो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है कि अमीरों से पैसा लेके गरीबों में दे देना है, रीडिस्ट्रीब्यूट कर देना उस पैसे को। और ये है टैक्सेशन के माध्यम से, कर प्रणाली के माध्यम से। प्राइस फॉर मैकेनिकल इन्वेंशन, मतलब कोई भी अगर फ्रांस में इनोवेशन करता रहा, कोई सुधार करता रहा या फिर कोई नई खोज करता रहा, तो उसको प्राइस दिया जाता रहा, इनाम दिया जाता रहा। तो इंसेंटिव इसने शुरू किया था ताकि लोग अर्थव्यवस्था में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। इसी कारण क्या हुआ, क्योंकि अनेक प्रकार की खोजें हुई, आर्थिक खोजें हुई, साइंटिफिक प्रोग्रेस हुई, इस कारण उद्योगों को भी काफ़ी फायदा मिला फ्रांस के अंदर। फिर पब्लिक वर्क, उसने खूब सारे जन सुविधा हेतु भी अनेक प्रकार के कार्य कराए इसने, जिनको पब्लिक वर्क्स कहा जाता है। जैसे इसने कई सारी रोड्स बनाई, पूरे यूरोप के अंदर इसने रोड का जाल बिछाया। न केवल फ्रांस बल्कि फ्रांस के बाहर भी इसने रोड का, सड़क का निर्माण कराया। और खासकर इसने कौन सी रोड बनाई? मिलिट्री रोड, जो सैनिक महत्व के क्षेत्र थे वहाँ पे रोड का नेटवर्क बिछाया इसने। सिटी ब्यूटिफिकेशन, यानी शहर को सुंदर करने का उसने कार्य किया, पेरिस को सुंदर करने का उसने कार्य करवाया। ब्रिजेस, कई सारे इसने पुल बनाए, ब्रिजेस बनाए शहर के अंदर, नदी के ऊपर। फिर एक कॉन्टिनेंटल सिस्टम फॉर इकोनॉमी, एक इसकी महाद्वीपीय प्रणाली है जो फॉरेन पॉलिसी में भी आएगी नेपोलियन की, यानी अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु नेपोलियन ने महाद्वीपीय प्रणाली विकसित की है। महाद्वीपीय प्रणाली क्या है, इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे फॉरेन पॉलिसी में। तो कॉन्टिनेंटल सिस्टम का इसने विकास किया अर्थव्यवस्था में सुधार हेतु। डेट, एक इसकी उपलब्धि ये भी है कि जो भी उसने पब्लिक वर्क्स करवाए हैं, जो भी उसने लोगों के लिए कार्य करवाए हैं, वो युद्ध की परिस्थितियों में करवाए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि युद्ध में सरकार का पैसा भी लग रहा है, सरकार की एनर्जी भी लग रही है, उसके बाद भी नेपोलियन ने समय और संसाधन निकाल लिया पब्लिक वर्क्स के काम कराने के लिए। तो अपने आप में एक प्रकार की उपलब्धि है, वरना युद्ध के समय में सरकार के पास काफ़ी सीमित संसाधन हो जाते हैं। और ना युद्ध लड़े ही नहीं नेपोलियन ने, केवल उन युद्धों में विजय भी प्राप्त की। पूरे यूरोप में अपना एक प्रकार से अधिकार कायम करने में नेपोलियन कामयाब रहा। विद डिफेक्ट्स इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी इसने अप्रत्यक्ष कर, उसके माध्यम से भी इसने राज्य के लिए संसाधन जुटाने की कोशिश की। तो ये भी सुधारों के अंतर्गत ही आएगा। और जैसे जैसे युद्ध होने लगा, जैसे जैसे राज्य को अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ गई अंत के अंदर, तो नेपोलियन ने करों का भार भी बढ़ा दिया लोगों के ऊपर। तो ये एक प्रकार का नेगेटिव हो गया।
कि युद्ध के संसाधनों की उपलब्धता हेतु उसने अनेक प्रकार के कर लगा दिए लोगों के ऊपर। फिर शिक्षा के अंदर उसने क्या सुधार किए? तो देखो, वो एक तानाशाह था, एक सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था। तो उसका उद्देश्य यही था कि शिक्षा का उपयोग किया जाए राज्य के प्रति लोगों का सम्मान बढ़ाने के लिए, राज्य के प्रति लोगों का ओबीडियंस बढ़ाने के लिए। ओबीडियंस का मतलब यह है कि लोग राज्य की बात माने, लोग सरकार की बात माने, लोग सम्मान की दृष्टि से राज्य को देखें। इसीलिए उसने शिक्षा का उपयोग किया फॉर लॉयलिटी, वफादारी बढ़ाने के लिए, लोगों की वफादारी राज्य के प्रति बढ़ाने, तो उसने शिक्षा का इस्तेमाल किया। तो अपने खुद के उद्देश्यों के लिए शिक्षा का उसने इस्तेमाल किया। रेस्पेक्ट फॉर स्टेट, राज्य को सभी लोग सम्मान दें, इस प्रकार का पाठ्यक्रम उसने स्कूल और कॉलेजेस में चलाया। टू कंट्रोल थिंकिंग, नेपोलियन चाह रहा था कि शिक्षा के माध्यम से वह लोगों के विचारों पर नियंत्रण कर सके, और शिक्षा ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से लोगों के विचारों पर भी नियंत्रण हो सकता है। क्योंकि आप इनको क्या पढ़ा रहे हो, ये चीज़ आपके हाथ में है। तो आपके राज्य की उपलब्धियों के बारे में पढ़ाओगे तो कोई कमियों के बारे में आप पढ़ाओगे नहीं, तो लोगों में भी इस प्रकार के विचार दिमाग के अंदर आ ही जाएंगे कि राज्य है वो अच्छा कार्य कर रहा है। फिर इसके बारे में मिलिट्री स्कूल की स्थापना की। अभी आपके 20 वर्ड में आ सकता है और आगे तो बहुत टफ क्वेश्चन होगा ग्रेजुएशन में। मिलिट्री स्कूल यानी सैनिक स्कूलों की स्थापना की, जिसको कहा जाता है लाइस, LY लीसे, LYC लीसे। और वहाँ पे उसने सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की, जो सरकार का नजरिया है उसे कोई उन स्कूलों में पढ़ाया करता है। यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय थे, उसमें उसने क्या सुधार किया? ओनली ग्रेजुएट कुड बी टीचर्स। इसने एक नियम बनाया, पहले विश्वविद्यालय में कोई भी जाके पढ़ा दिया करता था, लेकिन अब उसने नियम बनाया कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन हो रखा है वही लोग केवल वहाँ पे टीचर्स बन सकते हैं यूनिवर्सिटी में। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन रखी है इसने शिक्षा के क्षेत्र में, यूनिवर्सिटी एजुकेशन के क्षेत्र में। फॉर पॉलिटिकल एंड, जिसके बारे में अपन बार बार बात कर रहे हैं कि नेपोलियन ने शिक्षा का इस्तेमाल किया अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए, और महिलाओं की शिक्षा पे उसने कोई ध्यान नहीं दिया। ये इसका नकारात्मक पहलू। दो नकारात्मक पहलू हो गए कि इसने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए शिक्षा का इस्तेमाल किया और महिलाओं की शिक्षा पे इसने कोई ध्यान नहीं दिया। फिर अपन बात करते हैं जुडिशियल रिफॉर्म किस प्रकार के थे नेपोलियन के। जुडिशियल, तो जो न्यायिक सुधार उसने किस प्रकार से किए, जिसे कोड ऑफ नेपोलियन कहा जाता है। 1807 में उसने कोड लागू किया फ्रांस के ऊपर, कोड ऑफ नेपोलियन, जिसके तहत उसने अनेक प्रकार के कानूनी सुधार किए। अब इसमें इसने क्या किया? सेपरेट फॉर सिविल एंड क्रिमिनल, यानी फौजदारी और दीवानी मुकदमों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं की, अलग अलग कोड बनाया। तो इसने सेपरेशन कर दिया, सिविल और क्रिमिनल जो मामले हैं उनको अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। ठीक है, तो सेपरेशन फॉर सिविल एंड क्रिमिनल केसेस एंड कमर्शियल, साथ में कमर्शियल भी है। तो सिविल, क्रिमिनल और व्यापारिक, यानी दीवानी, फौजदारी और जो व्यापारिक केसेस हैं उनको सेपरेट कर दिया, मर्ज नहीं किया। तो इसके बाद है ऑन ROL, मतलब रूल ऑफ लॉ, कानून के आधार पे इसने अपना शासन कायम किया। क्योंकि रूल ऑफ क्या है? क्रांति के फलस्वरूप जो विचार फ्रांस में उत्पन्न हुआ था उनमें से एक रूल ऑफ लॉ भी है। कानून यानी कि कानून के सामने हर कोई व्यक्ति बराबर है, कानून का शासन। तो रूल ऑफ लॉ इसने उसको कंटिन्यू किया। तो इस प्रकार से उसने जो क्रांति है उसको आगे बढ़ाया। कैसे? रूल ऑफ लॉ को उसने कंटिन्यू किया। ट्रायल बाय जूरी, मतलब ये है कि अगर किसी को भी सजा देनी है न्यायपालिका के द्वारा तो एक जूरी का गठन करना पड़ेगा, यानी एक जजों का पैनल बनाना पड़ेगा। यानी केवल जज ही डिसाइड कर सकता है कि किसी व्यक्ति को क्या सजा मिलेगी, कोई और व्यक्ति डिसाइड नहीं कर सकता सजा के बारे में। तो ट्रायल बाय जूरी यानी न्यायिक प्रणाली में इसने काफ़ी बड़े बदलाव किए। इमेंसिपेशन ऑफ सर्फ, सर्फ कौन होते हैं? सर्फ इंग्लिश में अपन उसको सर्फ कहते हैं, हिंदी में कहते हैं बंधुआ मजदूर, किसान। जो बंधुआ मजदूर थे, जो किसान थे, तो उनके विकास के लिए भी इसने कार्य किए। सर्फ जो बंधुआ के किसान थे उनको भी उसने आज़ाद करवाया, इमेंसिपेशन ऑफ सर्फ। तो इसका बहुत बड़ा सुधार है। फिर इसके बाद है जुडिशरी में इसने महिलाओं की स्थिति में कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये कमी आ रही है कि बार बार, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या चाहे न्यायपालिका का क्षेत्र हो, कहीं पे भी उसने महिलाओं का स्तर सुधारने का प्रयास नहीं किया। हार्श पनिशमेंट, येट इन लीग ऑफ जस्टिनियन कोड, एक फेमस कोड ऑफ लॉ रहा है जस्टिन एक कानूनी विचारक रहा है पास्ट के अंदर। तो जस्टिनियन कोड है, उससे संबंधित या उससे मिलते जुलते उसने कई सारे सुधार किए।
जैसे नेपोलियन ने खुद ने कहा, बहुत अच्छी लाइन है आंसर में लिखने के लिए, अगर आपको याद है और आप उसको लिखना चाहो तो हर एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा अगर नेपोलियन के सुधार के बारे में सवाल आता है। ये लाइन कौन सी है? क्योंकि नेपोलियन ने खुद ने इसके बारे में कहा, माई ग्लोरी लाइज नॉट इन 40 बैटल्स बट सिविल कोड। इसने खुद ने यह माना नेपोलियन ने कि जो मेरी ग्लोरी है, जो मेरी प्रतिष्ठा है, वह जो मैंने 40 युद्ध जीते हैं उसमें नहीं है मेरी प्रतिष्ठा। वास्तव में मेरी प्रतिष्ठा है मेरे सिविल कोड में, यानी जो कोड ऑफ नेपोलियनिक कोड जिसकी स्थापना की गई थी, वह उसको कहीं बड़ी उपलब्धि मानता रहा नेपोलियन 40 युद्धों के बजाय। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं कि इसके कानूनी सुधारों ने पूरे यूरोप को इंस्पायर किया, प्रेरित किया कि वह भी अपने अपने देश में कानूनी सुधार करें। इनको स्टैंडर्ड माना गया नेपोलियनिक कोड को, कोड ऑफ नेपोलियन को। और फिर धार्मिक सुधार किस प्रकार से किए नेपोलियन ने? देखो, अपन बात करते हैं दो तरीके से। एक तो क्रांति के बाद कौन से धार्मिक सुधार आए और फिर नेपोलियन ने कौन से धार्मिक सुधार किए, तो अपने सामने जो स्थिति है स्पष्ट हो जाएगी। देखो, क्रांति के पश्चात क्या हुआ? चर्च वॉज नेशनलाइज्ड। तभी अपन समझ पाएंगे नेपोलियन ने किस प्रकार के सुधार किए। उसका बैकग्राउंड तो पता होना चाहिए कि क्रांति से पहले के क्या हालात थे धर्म में, क्रांति के बाद के क्या हालात थे, और नेपोलियन के आने के बाद धर्म में वो कौन से सुधार हुए, या कौन से सुधारों को, क्रांति के सुधारों को उसने रिवर्स कर दिया। तो देखो, क्रांति के पश्चात अपन पढ़ चुके हैं इसके बारे में। जो चर्च है उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, राज्य का नियंत्रण चर्च पे अत्यधिक बढ़ गया। विद रोमन कैथोलिसिज्म डी-लिंक्ड विद रोमन कैथोलिसिज्म। यानी देखो, दो प्रकार के क्रिश्चियनिटी में रिलीजन होते हैं, एक प्रोटेस्टेंट रिलीजन होता है, दूसरा होता है कैथोलिक रिलीजन। तो कहने का मतलब ये है कि चर्च का राष्ट्रीयकरण करने के साथ ही उसने चर्च को डी-लिंक्ड कर दिया, अलग कर दिया रोमन कैथोलिसिज्म से, उसको अलग कर दिया। जो सदियों से जो चर्च है वो रोमन कैथोलिक धर्म का हिस्सा रहा था, लेकिन उसने रोमन कैथोलिक धर्म को अलग कर दिया। फिर अपन आगे बात करें इलेक्शन ऑफ प्रीस्ट, यानी क्रांति के पश्चात यह व्यवस्था रही कि जो प्रीस्ट है, जो पादरी है, उनका चयन होगा, चुनाव होगा, चुनाव के बाद ही वो पादरी कहलाएंगे। लेकिन बट नॉन कैथोलिक कुड वोट टू, लेकिन जो लोग कैथोलिक नहीं थे, यानी जो गैर कैथोलिक लोग थे, उनको भी वोट का अधिकार दे दिया। यानी कैथोलिक धर्म से रिलेटेड मामला, ये मेरे को समझ नहीं आया क्या लिखा है, मेरे को चेक करना पड़ेगा। डी लिंक्ड लिखा है या लिंक्ड लिखा है, ये मैं अभी समझ नहीं पा रहा, इसके बारे में बाद में बताऊंगा। हालांकि जो क्रिश्चियन जो धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, वो दो प्रकार का होता है, एक प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, तीसरा कोई धर्म नहीं होता क्रिश्चियनिटी में। और मुख्यतः अपन देखें, दुनिया में अधिकांशतः कैथोलिक धर्म है जिसको माना जाता है पूरी दुनिया के अंदर क्रिश्चियनिटी में। फिर उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट वर्ग है क्रिश्चियनिटी का, उसको कम लोग फॉलो करते हैं, माइनॉरिटी में प्रोटेस्टेंट लोग। और प्रोटेस्टेंट लोग कौन थे? जैसे कैथोलिक धर्म जब ये अपने पीक पे था और कैथोलिक धर्म से संबंधित जो पादरी, उन्होंने काफी अत्याचार करना शुरू कर दिया, तो कई लोगों ने एक नए धर्म की शुरुआत कर दी, उसका विरोध करने लगे, इसलिए उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता है। मतलब ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कैथोलिक धर्म का प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम प्रोटेस्टेंट पड़ा था, जिसमें मार्टिन लूथर किंग का योगदान रहा है। फिर इसके बाद अपन क्रांति की बात किया हुआ, रॉबेस्पियरे ट्राइड रिप्लेस चर्च विद डेइज्म। रॉबेस्पियरे ने कोशिश की कि चर्च की व्यवस्था को बदलकर डेइज्म का सिद्धांत लाया जाए। डेइज्म क्या होता है? डेइज्म का मतलब होता है वर्शिप ऑफ रीजन। वर्शिप ऑफ रीजन का मतलब ये है कि आप किसी भगवान की पूजा करो ही मत, आप ना जीसस क्राइस्ट की भी आप पूजा मत करो, आप रीजन की पूजा करो। रीजन मतलब तर्क। तर्क सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि तर्क एक प्रकार से दिमाग की उपज होता है, इंसानी दिमाग की उपज होता है, और तर्क के माध्यम से पूरी दुनिया चलती है। तर्क का मतलब साइंस भी है। तो रॉबेस्पियर ने कोशिश की कि चर्च के स्थान पे तर्क की पूजा हो, हर्ट कैथोलिक्स। तो उसकी इस प्रयास से, रॉबेस्पियर के इस प्रयास से जो कैथोलिक धर्म के लोग थे वो काफ़ी अपने आप को हर्ट महसूस करने लग गए, यानी उनको बुरा लगा कि धर्म के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा है रॉबेस्पियर है। फिर अब नेपोलियन ने क्या बदलाव किए इसमें? क्योंकि अपन ने देखा कि क्रांति के बाद क्या हुआ, जो कैथोलिक धर्म के लोग थे या पादरी थे, वो नाराज हो चुके थे राज्य से, क्योंकि जो चर्च है उसको राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। और दूसरा, वर्शिप ऑफ रीजन शुरू करने की भी कोशिश की गई। जो नॉन कैथोलिक लोग थे उनको भी वोट करने का अधिकार दे दिया कैथोलिक मामलों के अंतर्गत। तो नेपोलियन ने क्या किया? स्थिति को सुधारने की कोशिश की।
यानी उनको खुश करने की कोशिश की। जो कैथोलिक के पादरी जो नाराज हो चुके थे फ्रांस में, उनको खुश करने की कोशिश की। तो उसने एक प्रकार का एग्रीमेंट किया जिसको कहा जाता है कॉनकॉर्डेंट, इसको ऐसे ही कहेंगे हिंदी के अंदर भी। 1801 में एक प्रकार का चर्च के पादरियों के साथ, चर्च के साथ एग्रीमेंट किया, जिसमें क्या डिक्लेयर किया, रोमन कैथोलिसिज्म रिलीजन ऑफ मेजर फ्रेंच, यानी मेजॉरिटी फ्रेंचमैन, यानी जो फ्रांस का धर्म इसने घोषित किया रोमन कैथोलिसिज्म, जिसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यानी कैथोलिक धर्म को इसने अपना लिया, पूरे फ्रांस का इसने धर्म डिक्लेयर कर दिया। फिर रिलीजियस फ्रीडम टू ऑल, धार्मिक स्वतंत्रता दे दी सबको। इनडायरेक्टली एथेइस्ट ऑल्सो, यानी सभी को उसने धार्मिक स्वतंत्रता दी, यानी लोग अगर कोई भगवान में यकीन नहीं भी रखना चाहें तो वो भी ऐसा कर सकते रहे। एथेइस्ट कहा जाता है, एथेइस्ट अंग्रेजी में उनको, जो लोग भगवान पे यकीन नहीं करते, पूजा पाठ में किसी प्रकार का कोई यकीन नहीं करते। प्रीस्ट सेलेक्टेड बाय स्टेट, अब पहले चुनाव हो रहे थे प्रीस्ट के, अब नेपोलियन ने क्या व्यवस्था की, प्रीस्ट का मतलब है पादरी, कि पादरी को राज्य नियुक्ति देगा। इन्वेस्टिट्यूटेड बाय पोप, अब नियुक्ति देने के पश्चात जब वो पादरी चर्च में अपना कार्य शुरू करेंगे तो जो प्रोसेस होता है उनको चर्च में शामिल करने का, जो धार्मिक जो अनुष्ठान होता है उस अनुष्ठान को पूरा करेगा पोप, जो प्रमुख होता है चर्च का। इन्वेस्टिट्यूटेड बाय पोप, ठीक है, उनको एक्सेप्ट करने का, उनको शामिल करने का कैथोलिक धर्म में, वो जो कर्मकांड होता है या जो धार्मिक अनुष्ठान होता है वो पूरा करेगा पोप। पेड बाय स्टेट, और जो पादरी है उनको राज्य तनख्वाह देगा ताकि वो राज्य के नियंत्रण में भी रहें। सच फेवर्स टू प्रोटेस्टेंट ऑल्सो एंड ज्यूज ऑल्सो, तो इस प्रकार के सुधार उसने न केवल कैथोलिक धर्म में किए बल्कि प्रोटेस्टेंट धर्म में भी किए, यहूदियों के धर्म में भी किए। टॉलरेशन, तो कहने का मतलब ये कि टॉलरेशन लेके आया। टॉलरेशन को अपन क्या कहते हैं, एक बार अपन देख लेते हैं हिंदी में। सहनशीलता, यानी जो सभी धर्म है उन सबको बराबर का अधिकार दिया। तो इसी के साथ ही अपना ये छोटा सा डिस्कशन अपन खत्म करते हैं। अपन नेपोलियन के बारे में कल आगे और पढ़ें।